आपको लिए चलेंगे रायविंड अड्डा प्लॉट जलसागाह की जानिब। सबके लबों पे है तराना इंसाफ का, यारो आने वाला है ज़माना इंसाफ का। हम सबका है ईमान, करें मिल के सब ऐलान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्ला खान ईसा खिलवी साहब। इंशाल्लाह बनेगा नया पाकिस्तान। पाकिस्तान तैयार हो, इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हुक्मरानों तैयार रहो, क्योंकि अब है कप्तान का खिताब। तहरीके पाकिस्तान में वो लोग जो कायदे आजम के शाना बशाना थे, आज बड़े फख्र से कहते हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम कायदे आजम के साथ खड़े थे, और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा और नया पाकिस्तान बनेगा। तो आप सब बड़े फख्र से यह बात कहेंगे कि जब नया पाकिस्तान बन रहा था
करप्शन से पाक पाकिस्तान बन रहा था, तो हां, हम इमरान खान के साथ खड़े थे। अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। इमरान खान की है ये सियासत कि सारा मुफाद परस्त सियासी टोला एक तरफ और इमरान खान अपनी अवाम के साथ एक तरफ। इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद करप्ट नहीं, वो ईमानदार हैं, वो दयानतदार हैं। इसीलिए तो हम बड़े फख्र से कहते हैं और सल्यूट करते हैं इमरान खान को। आए पाकिस्तानी कौम, हम सब मिलकर सल्यूट करें, क्योंकि आप पाकिस्तान की शान है, आप पाकिस्तान की पहचान है, आप पाकिस्तान की आन है, आप पाकिस्तान की जान है, आप पाकिस्तान के कप्तान है, आप पाकिस्तान के खान है, आप इमरान खान है, आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी ख्वातीन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। गर्मी में आप आई, इसके बावजूद कि मुझे पता है किसी पार्टी के लोगों ने हमारी ख्वातीन से ज्यादती की, और मुझे खुशी है कि उसके बावजूद आप अपने मुल्क के लिए निकली हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, पाकिस्तानियों को, जो सब मेरे सामने खड़े हैं, इतनी गर्मी में इतनी देर से आप खड़े हैं, और मुझे पता है कि कितनी मुश्किलों से आप यहां पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी मोटरवे पे ट्रैफिक जैम हुआ है। मैं आपका पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने मुल्क की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब आपने सबने आखिर तक मेरी बात सुननी है, क्योंकि मैंने एक ऐलान करना है बाद में। मैंने कहा था कि ये जलसा प्लस होगा। अब मैंने प्लस आपको बताना क्या होगा। इतनी देर आपने सब्र दिखाया, अब ये थोड़ी देर सब्र में आपने मेरी बातें सुननी है। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं शोएब सिद्दीकी आपका, जहीर अब्बास खोकर आपका, आशिक डियाल आपका, आपकी टीम का, एजाज डियाल आपका,
मैं सारी तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जिन्होंने, हाँ खालिद गुजर, तो मैं कैसे भूल सकता हूं खालिद गुजर का, कि आपने उस जगह पे जलसा किया है जो आज इस वक्त का फिरौन है। आपने फिरौन की तरफ जलसा किया। आपकी मैं दिलेरी को आज खिराज तहसीन पेश करता हूं। आपने खौफ का बुत तोड़ा, क्योंकि ये मैं इसलिए आज जलसा यहां किया है क्योंकि ये आप आके इस फिरौनों की दीवारें देखें। 60 करोड़ रुपया आपके पैसे का इनकी दीवारों के ऊपर लगा हुआ है। इतने बुज़दिल हैं, खौफजदा हैं, मौत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि करप्शन में इतना ज्यादा पैसा बना लिया है कि पैसे ने इनको बुज़दिल कर दिया। डरते हैं कि कहीं हमें कुछ हो गया तो इस इतनी मेहनत से पैसा चोरी किया है, इसका क्या बनेगा? चोरी के पैसे ने इनको बुज़दिल कर दिया। शर्म नहीं इनको आती। 60 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का दीवारों पे खर्च किया है और सिक्योरिटी में 8 साल से जाती उमरा पे की सिक्योरिटी पे कितना पैसा खर्च हुआ है? 8.5 अरब रुपया। 850 करोड़ रुपया इन्होंने इस महल्लात की सिक्योरिटी पे खर्च किया है। इन्होंने जो स्टाफ रखा हुआ है, मेरे पाकिस्तानियों, आज रात तहम्मुल से आपने मेरी बात सुनी है, क्योंकि मैंने इसके बाद एक ऐलान करना है। जो स्टाफ इनका प्राइम मिनिस्टर का है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में इससे आधा स्टाफ है। अमेरिका जो तकरीबन सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और अमेरिका में दौलत एक तरफ, उसकी सालाना आमदनी एक तरफ, उसके प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस का जो स्टाफ है वो आधा है जो ये इन्होंने मुगल आजम नवाज शरीफ ने जाती उमरा में रखा हुआ है। आपके पैसे से नवाज शरीफ, कुछ तो शर्म करो। अगर तुम्हें मुगल आजम की तरह रहना है तो अपना पैसा खर्च करो। क्यों इस गरीब कौम का पैसा खर्च करते हो जो आधी पाकिस्तान की कौम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती? मैं इसलिए यहां आया हूं। सड़कें देखें इधर, मुझे तो ये याद है इलाका, ये तो कच्चा, ये तो गांव थे। यहां पब्लिक के पैसे पे अरबों रुपया खर्च किया इन्होंने सड़कों पे। अवाम के टैक्स के पैसा जो अवाम के स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होना था, इन्होंने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। नहर जा रही है इधर, नहर इन्होंने अपनी जाती उमरा के अंदर ही रोक ली। उधर बेचारे किसान जो आगे रहते हैं उनकी जमीनें बंजर हो गई हैं। यार रायगढ़ में लोगों से पूछे किस तरह इन फिरौनों ने लोगों की जमीनें किस जोर से कब्जा की, जबरदस्ती ली। मैं आज ये वक्त के फिरौन को बताना चाहता हूं, हमने मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फिरौन देखे। शाह फिरौन, क्या दहशत थी उसकी। जो उसके साथ खड़ा होता था उसके खिलाफ मरवा देता था। दहशत थी। अमेरिका उसके पीछे, इस्राइल उसके पीछे। लेकिन जब अवाम सड़कों पे निकली
शाह फरान का जहाज लैंड करने के लिए कोई मुल्क जगह नहीं दे रहा था। वो मर गया, उसको दफनाने के लिए कोई मुल्क जगह नहीं दे रहा था। हमने से इन फिरौनों को गिरते देखा है। बड़ा फिरौन था 30 साल से, उसका हाल देखो, गद्दाफी का हाल देखो, सद्दाम हुसैन का हाल देखो। रोमानिया में एक चाउसेस्कू था, वो भी बड़ा फिरौन था। अवाम जब के अंदर जाके उन्होंने कत्ल किया। फ्रैंको एक बड़ा फिरौन था इटली में, उसका भी एंड आया। और नवाज शरीफ, तुम्हारा भी आखिरी वक्त आ गया है। अभी परवेज खटक ने कहा, और चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी आपने जारहाना तकरीर की। मैं तो समझ रहा था कि आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे की वजह से थोड़ा डिप्लोमेट हो जाएंगे, लेकिन आपने एक जो बात की ना कि नवाज शरीफ तुम्हें ये जो दिल का मसला है, लंदन चले जाते हो। नवाज शरीफ तुम्हें दिल का मसला नहीं है, तुम्हें पेट का मसला है। तुमने पाकिस्तान के अरबों रुपए जो खाए हुए हैं, उसकी वजह से बदहजमी हो गई है। मसला पेट का, दिल का नहीं है। गलत इलाज करवा रहे हो, पेट का इलाज करवाओ। मैं अभी वो नरेंद्र मोदी के ऊपर तो आता हूं, उससे पहले अब ये स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूं कि मीडिया भी सारा देखे, आप सब देखें। मैं सारे पाकिस्तान के इदारों को कहता हूं कि ये अब आपने वीडियो देखनी है। ये मैं जो वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको ये आज साबित करूंगा कि नवाज शरीफ रंगे हाथ पनामा में पकड़ा गया। पनामा इल्जाम नहीं है, पनामा सबूत है इसकी करप्शन के। अब जरा वीडियो देखें। ये पहले आप देखेंगे कि पनामा में इंकशाफ क्या हुआ, ताकि आपको सबको पता चलो। आप सबको पता होना चाहिए कि ये है क्या पनामा का मसला। पनामा में 2016 में एक इंकशाफ हुआ। अब ये देखें कि ये हमने पनामा पेपर्स ICIJ जिसने इंकशाफ किया था उसकी वेबसाइट से उठाया है। इसमें क्या है, मरियम नवाज, खास तौर पे मरियम ने देखें कि ये 2 पनामा की कंपनीज की मालिक हैं। वो कंपनीज का नाम है नीलसन और नेस्कॉल। ये कंपनीज अरबों रुपए के लंदन के सबसे महंगे मेफेयर में फ्लैट, ये कंपनीज उनके मालिक हैं। अब ये इंकशाफ होता है 2016 में। अब जरा 2012 में मरियम नवाज की स्टेटमेंट सुने, टीवी प्रोग्राम पे वो क्या कहती हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे मरियम बीबी। हमने नहीं प्रूव किया, ये पनामा के पेपर्स ने प्रूव कर दिया कि ये आपने 2012 में जो बात की, 2016 में इंकशाफ हुआ। और क्या इंकशाफ हुआ, 2006 से
मरियम बीबी की 2 कंपनीज थी जिनके फ्लैट मेफेयर के महंगे इलाके में थे। अब मरियम बीबी के पास तो पैसा ही नहीं था अरबों रुपए के फ्लैट लेने के लिए, तो ये फ्लैट किस पैसे से आए? मरियम बीबी तो नवाज शरीफ की डिपेंडेंट थी। जरा वो दिखाएं, ये भी आप डॉक्यूमेंट देखें। मैं चाहता हूं सारे लोग देखें ताकि आपको ये जो झूठ बोलते हैं ना कि कोई साबित नहीं हुई, मैं आपको साबित करके बता रहा हूं। आज देखें, ये नवाज शरीफ की टैक्स रिटर्न में लिखा हुआ है कि मरियम सफदर उनकी डिपेंडेंट हैं। ये नवाज शरीफ के साइन किए हुए टैक्स रिटर्न्स में लिखा हुआ है। डिपेंडेंट का क्या मतलब है? डिपेंडेंट का मतलब है कि मरियम नवाज की कोई जरिए माश नहीं है, वो अपने बाप के पैसे पे रह रही हैं। इसका मतलब कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के नाम पे कंपनियां बनाई और अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज ली लंदन में। अब 4 कानून तोड़े हैं नवाज शरीफ ने। सारे पाकिस्तानियों सुन लो। सबसे पहले 2006 से मरियम नवाज के नाम पे प्रॉपर्टीज थी, क्यों नहीं आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लिखा? क्यों नहीं आपने अपनी इलेक्शन कमीशन की रिटर्न में लिखा? क्यों नहीं आपने बताया कि आपके पास किधर से पैसा अरबों रुपए आया प्रॉपर्टीज लेने का? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनके पास ये पैसा दिखाने को नहीं था। इसका मतलब चोरी का पैसा था। तो नवाज शरीफ आपने 4 कानून तोड़े। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स एक जुर्म, दूसरा करप्शन, क्योंकि आपके पास जरिया माश ही नहीं था ये अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज लेने का। तीसरा टैक्स इवेजन, जाहिर है आपने टैक्स भी नहीं दिया। और चौथा मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा कैसे आपने? तो मैं अपने इंसाफ के इदारों को आज सबसे पूछता हूं कि क्या आपको यह चीज नजर नहीं आई? नैब के चेयरमैन, कान खोल के सुनो, इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे पे तुम चेयरमैन बने हो। जवाब दो हमें, क्या तुम्हें यह नहीं नजर आया? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारा इंकशाफ कनाडा में हो चुका है, पनामा में। ये ओपन एंड शट केस है। गरीब लोगों को पकड़ते हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 2-2 और 4-4 लाख के लोग चोरियों जो करते हैं उनको तो पकड़ लेते हो। तो ये जो अरबों रुपए की चोरी है, किधर हो नैब के चेयरमैन? मैं अभी बताऊंगा मैं तुम्हारे से क्या करता हूं बाद में। दूसरा एफबीआर के करप्ट चेयरमैन, 25 करोड़ रुपया जो तुम भिजवाते हो दुबई हर महीने, क्या तुम्हें नहीं नजर आया? जब ये तुमने इंकशाफ देखा, क्यों नहीं नोटिस भेजे तुमने? क्योंकि आप भी करप्ट हैं और नवाज शरीफ ने करप्ट आदमी को रखा है। तीसरा एफआईए, क्यों नहीं एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की? ये सरकारी इदारे हैं, हमारे पैसों पे चलते हैं। और बहुत अदब से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से भी पूछता हूं कि पहले तो आप सुओ मोटो एक्शन लेते थे ऐसी चीजों पे। आपने माजी में सुओ मोटो एक्शन लिया है। ये तो इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है। हम अदब से सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि चले हमारी पिटीशन लग गई है, आप सुनेंगे, लेकिन कौम इंसाफ चाहती है। कौम इंसाफ चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आज तक सिर्फ गरीब आदमी, मस्कीन, कमजोर वो पकड़े जाते हैं और जेलों में जाते हैं। ये रंगे हाथ पकड़ा गया। तो क्या करेंगे इसका? आगे चलें। अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी शरीफ खानदान की क्या स्टेटमेंट्स है। अगला जरा दिखाएं, ये गौर से देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उनको ऑफशोर कंपनीज मेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको रन करती हैं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। सुन लिया आपने? नहीं सुन लिया, हाथ खड़ा करके बताए सुन लिया। अच्छा, तो मरियम नवाज ने पहले क्या कहा था? पता नहीं मुझे ये लोग क्यों कहते हैं, ना मेरी ना मेरे रिश्तेदारों की कोई भी प्रॉपर्टी उधर तो छोड़े, बाहर पाकिस्तान में भी नहीं है। मरियम बीबी आपने जो मोटू गैंग अपने साथ रखी हुई है प्रोपेगेंडा करने के लिए, खुदा के वास्ते अल्लाह चले, खुदा के वास्ते नहीं, अल्लाह आपको सच बोलने की हिदायत करे। आगे चले जी। अब ये सुने जरा। On a rent, I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. अब ये 99 में ये कह रहे हैं कि वही लंदन के फ्लैट वो मैं रेंट करता था और वो पैसा पाकिस्तान से आता था, वो भी नवाज शरीफ नहीं दिखा सकते कि वो पैसा किधर से आया। आगे। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अच्छा, अब ये सुन लें। ये कहते हैं कि 2005 में मैंने लंदन के फ्लैट लिए। सुन रहे हैं आप सारे? 2005 में लिए। और इन्होंने दूसरी चीज कही कि 1 पैसा भी बाहर नहीं गया पाकिस्तान से। उससे पहले ये कह रहे हैं अभी 2016 में, 99 में इनके बेटे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि हमें पाकिस्तान से पैसा आता था, रेंट आता था। ये हो गया। आगे चले, जरा ये तमाशा देखते रहे। is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. बेगम कलसूम नवाज ने अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत को कबूल किया। ये जो उन्होंने लिखा है, ये सन 2000 में बेगम कलसूम नवाज कहती हैं कि लंदन के फ्लैट्स हमारे थे, जो 5 साल के बाद नवाज शरीफ कहते हमने खरीदा। ठीक जी, सुन रहे हैं आप? सबको समझ आ रही है कि जो वो कह रहे हैं 2005 में लिए, बेगम कलसूम नवाज कहती हैं कि वो 2000 में हमने खरीदे हुए थे। आगे चले, आगे चले। अच्छा जी, ये सुन लें। अब लंदन के हाई कोर्ट में एक फैसला होता है 99 में, इनके चारों फ्लैट, लंदन के चारों फ्लैट लंदन का हाई कोर्ट अटैच कर देता है। एक डिफॉल्ट करते हैं हुदाइबा पेपर मिल में। अगर इनके फ्लैट नहीं थे नवाज शरीफ के, तो वो अटैच कैसे हो गए? वो एक बैंक ने अटैच कैसे कर दिया डिफॉल्ट केस में? ये फिर झूठ पकड़ा गया। अब मैं ये आपको ये सारा क्यों बता रहा हूं कि सारे इनके खानदान के लोग मुतजाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं स्वाय बेगम कुलसूम नवाज की। जरा इनके वजीरों का बता दें। 20
साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। चीज कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। बस अब ये 2012 में चौधरी निसार कह रहे हैं उनके करीबी कि 20 साल पहले वो फ्लैट लिए थे, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 7 साल पहले लिए थे। आगे और भी वजीर बताएं जरा। फिर में पार्क में घर है जी, वो हसन के नाम। कितने अरसे से वहां पे वो? तकरीबन मेरा हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहां पे गया था, 15-16 साल, 14-15 साल। कारोबार शुरू किया जब उनको पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे, मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे, मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। उस वक्त तो अरबों रुपए के नहीं थे। ये जिस प्रॉपर्टी की, जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, मैं जो फ्लैट्स मैं करके बताओ, सुना। अब इससे क्या आप सबको पता चलता है कि गली गली में शोर है, जो चोर है वो चोर है। खुद अब ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, इनकी फैमिलीज कह रही हैं, इनके वजीर कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फ्लैट 90 की दिहाई में लिए। नवाज शरीफ असेंबली में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने 2005 में लिए। मरियम 2012 में कह रही है हमारे पास कोई नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? अगर हलाल का पैसा होता तो ये कहते। अब आपके सामने ये क्यों रखा था? अब बस बंद कर दो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि इस चीज में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये फ्लैट इन्होंने, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाया और अपने बच्चों के नाम पे ये फ्लैट लिए। अब मैं अगली बात करता हूं। मैं आज नून लीग के लोगों से मुखातिब हूं। क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा? मैं आपको, नून लीग के लोगों, अपने जमीरों में देखो झांक के। जब आपका प्राइम मिनिस्टर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा जाता है, किस तरह आप उसके पीछे, किस तरह आप उसके पीछे लग सकते हो? क्या आपने अल्लाह को जवाब देना है या नवाज शरीफ को जवाब देना है? मुझे सब, चले यार नून लीग के तो नहीं है, लेकिन मैं टेलीविजन के लिए नून लीग के लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है, वो सारा मुल्क तबाह करके करप्शन करता है, वो मुल्क के इदारे तबाह करके करप्शन करता है, वो मुल्क की नैब तबाह करके करप्शन करता है, वो मुल्क के टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी जिसके ऊपर मुल्क चलता है, उसको तबाह करके करप्शन करता है। वो जब करप्शन करता है, वो मुल्क के इंसाफ के इदारे तबाह करता है, वो मुल्क की अदलिया को खरीदने की कोशिश करता है। वो जब इदारे तबाह करता है, पाकिस्तानियों, वो मुल्क तबाह कर देता है। आज मगरिब हमारे से आगे इसलिए नहीं है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है। मगरिब हमारे से आगे इसलिए है, वो इसलिए है कि उनके इदारे मजबूत हैं। वहां जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टर की करप्शन करने को, क्योंकि उनके इदारे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालेंगे। उनके इदारों से प्राइम मिनिस्टर इतने डरते हैं कि अगर उनको यह पता चले कि मेरा छोटा सा भी केस आ गया सामने, वो पहले तो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके इदारे इम्तियाज नहीं करेंगे एक आम आदमी में और एक प्राइम मिनिस्टर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, नवाज शरीफ के लिए,
और दूसरा कानून एक बेचारे रिक्शा वाले के लिए, एक रेहड़ी वाले के लिए, एक छोटे किसान के लिए, एक बेचारा मजदूर के लिए, एक मेहनतकश के लिए जो बेचारा इस करप्ट निजाम में पिसा हुआ है, वो तो जेलों में है। और ये रंगे हाथ पकड़ा गया। 6 महीने से हमें कह रहा है मैं जवाब ही नहीं दूंगा। और इनका वजीर ख्वाजा आसिफ, जिसकी अभी अपने शक्ल देखी थी, ख्वाजा आसिफ असेंबली में कहता है कि मियां साहब कोई फिक्र ना करो, कोई फिक्र ना करो कि आपके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन में आप पकड़े गए हैं। कहता थोड़ी देर के बाद ये लोग भूल जाएंगे, कहता ये लोग भूल जाएंगे। और ख्वाजा आसिफ ना ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। मुझे जो एक और, जब ये मैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की जब ये स्टेटमेंट सुनता हूं कि असेंबली में बैठ के कहता है कि जी फिक्र ही ना करो करप्शन की, ये लोग तो भूल जाएंगे, ये मुल्क को ये स्टेटमेंट ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मौलाना रूमी से एक दफा किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। पहले कौम का मॉरल कोलैप्स होता है, इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। इस तरह के लोग जो बजाय नवाज शरीफ को कहें कि अपने आप को खड़ा करो एहतसाब के सामने, कि जी फिक्र ना करो, मियां साहब आप कत्ल भी कर दो, मैं आपके जूते पॉलिश करता रहूंगा, आप फिक्र ना करें, जो करना करो। शर्म करो, शर्म करो ख्वाजा आसिफ, तुम्हारी तरह के दरबारियों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। इखलाकियात, इस मुल्क की इखलाकियात तबाह करने वाले ये करप्ट हुक्मरान और इनका माफिया है साथ। आज पाकिस्तानियों ये सुन लो, क्योंकि मैं आज ऐलान करने लगा हूं, बाद में मैं पहले आपको बताने लगा हूं ये मैं क्यों करने लगा हूं, ताकि आप तैयार हो। क्योंकि ये इमरान खान के लिए नहीं मैं ऐलान कर रहा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं सड़कों पे फिरूं, आपको भी थकाऊं, इस गर्मी में बेचारी ख्वातीन थे कि पंखे चल रही हैं बेचारी गर्मी में, मुझे क्या जरूरत है? ये मैं आराम से घर बैठूं, मुझे ना कोई काम करने की जरूरत है ना कुछ। अल्लाह ने इतना दे दिया है कि मैं कुछ भी ना करूं तो बादशाह की जिंदगी गुजार सकता हूं। मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये पाकिस्तानियों सुन लो, ये मैं आपकी वोट लेने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं एक वजह से कर रहा हूं, और ये गौर से सुने क्या वजह है, और जिसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप भी इसलिए आए हैं। देखें, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। जानवर इस दुनिया में आता है, खाता पीता है, बच्चा पैदा करके मर जाता है, वो भी बच्चे पैदा कर देता है, वो भी खाता है, वो भी पीता है। इंसान तो वो है जो फिक्र करता है कि मेरी आखिरत में मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इंसान तो दुनिया में इसलिए आता है कि अल्लाह ने उसे किसी मकसद के लिए पैदा किया। कुरान में अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो,
अल्लाह कुरान में कहता है मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। कुरान में अल्लाह कहता है जब तुम देखते हो ये औरतें और बच्चे तकलीफ में हैं, क्यों नहीं जाके उनकी मदद करते? जहाद क्या है? जहाद क्या है? जहाद क्यों अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया है? क्योंकि अल्लाह कहता है जब तुम जुल्म और नाइंसाफी देखो तो तुम्हारे पे फर्ज है इंसानों कि उसका मुकाबला करो, उसके सामने खड़े हो, जालिम का मुकाबला करो। मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मैं तो पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूं कि अल्लाह ने मुझे, एक वक्त आया हमेशा मेरे में ईमान नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता ईमान आया, और जब ईमान आ गया तो मुझे यह समझ आई कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। लिहाजा मैं आज आप सबको बुलाया इस गर्मी में, और मैं सारे वो लोग जो नहीं पहुंच सके और मोटरवे में भी फंसे हुए हैं, मैं आप सबका भी शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपको पैगाम यह देना चाहता हूं कि हम पाकिस्तानियों, हमारी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, वो लोग 45% पाकिस्तान के घर जिधर बच्चे पैदा होते हैं, और ख्वातीन ये सुन लो, 45% पाकिस्तान के बच्चे 5 साल की उम्र से कम, उनको खुराक ना मिलने से उनका जहन पूरी तरह डेवलप नहीं होता, दिमाग नहीं डेवलप होता। यानी हाँ वो बेचारे बाहैसियत इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये माशरा उनको खुराक ही नहीं इतनी देता कि वो एक अपना पोटेंशियल पूरा कर सके। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये फिरौन जो 60 करोड़ की दीवारों में के अंदर हजारों एकड़ों में बैठे हुए हैं महलों में, ये इनका पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये इनका जो पैसा हमें लोगों पे लगाना है, अपने बच्चों को तालीम देने पे लगाना है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। फिर से सुन लो, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। कई मुल्कों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे पीछे रह गए हैं, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, जबकि हम एक वक्त हम सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि ये मगरमच्छ इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं, और करते क्या हैं? सारे इदारों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, डाकुओं को बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया हुआ है, उनको भी खिला देते हैं। नवाज शरीफ का काम क्या है? सारों को खिला दे। जिसका जमीर खरीदने के लिए जो भी कीमत है दे दे। नजम सेठी जैसा आदमी जो इसके लिए इलेक्शन फिक्सिंग करे, उसको क्रिकेट बोर्ड का हेड बना दो। इसके लिए जो इसहाक डार अपने एफिडेविट में लिखता है, एक कोई सईद कुरैशी 15 साल पहले जो नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, वो आज नंबर 2 पोजीशन में है पाकिस्तान स्टेट बैंक में। पेमरा जिसका काम है कि अखबारों को रेगुलेट करना, उधर इन्होंने अपना एक दरबारी को वहां बैठा दिया, जिसका सिर्फ काम है कि नून लीग की पब्लिसिटी करे। और पीटीवी के ऊपर किसको बैठाया? एक इनका घर का पुराना दरबारी, वो उसको पीटीवी का हेड बना दिया। सारे इदारों के ऊपर इन्होंने अपने लोग बैठा के इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इसहाक डार जिसने एफिडेविट लिखा, पूरी डिटेल्स दी कि उसने कैसा पैसे चोरी किया, कैसे उसने नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग की, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे यह बताएं, पाकिस्तानियों मुझे यह बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट हो
और उसका पैसा मुल्क से बाहर हो, वो कैसे उन लोगों का पैसा वापस ला सकता है पाकिस्तान में जो चोरी करके पैसा बाहर लेके गए हो? नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था, आसिफ जरदारी के ऊपर इल्जाम आया कि $60 मिलियन इसका स्विट्जरलैंड में पड़ा है। किस मुंह से नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को कहेगा कि पैसा वापस लेके आओ, जब अपना सारा पैसा बाहर पड़ा है? किस मुंह से ये कहेगा बड़े बड़े मगरमच्छों को कि टैक्स की चोरी ना करो, जबकि सबसे बड़ा टैक्स चोरी खुद है? और क्यों ना ये टैक्स एफबीआर के ऊपर एक 2 नंबर आदमी को बिठाए, क्योंकि अगर वहां ठीक आदमी बैठा हो, ईमानदार, तो वो इसको पकड़ ले टैक्स की चोरी में। इसलिए पाकिस्तानियों, ऐसे मुल्क तबाह होता है जब एक करप्ट लीडर आता है, सारा निजाम करप्ट कर देता है। कभी इस गलत फहमी में ना रहना कि अल्लाह ने आपको एक अमीर तरीन मुल्क दिया है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। मैं आपको वसूख से कहता हूं, इसी नवाज शरीफ को बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना दो ना। इसने 5 साल में उनका दिवालिया निकाला। मेरा नाम इमरान खान नहीं है। वो जिस तरह शहबाज शरीफ कहते ना, अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं होगा। उसी तरह 5 साल लगेंगे इसको बरतानिया का दिवालिया निकालने के लिए, इसलिए क्योंकि ये इदारे तबाह कर देगा, खुद करप्शन करने के लिए इदारे खत्म कर देगा। और अब मैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे आता हूं, नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखें, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं अमन में बिलीव करता हूं, मैं जंगों में बिलीव नहीं करता। जंगों से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। मैं सारी जंगों के खिलाफ था। जब इराक के ऊपर अमेरिका हमला करने लगा तो 20 लाख बरतानियों के साथ मैंने भी उस मार्च में चला, उस जंग के खिलाफ। जब अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करनी शुरू हुई अमेरिका ने, मैंने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मैंने जब पाकिस्तानी फौज भेजने लगे कबायली इलाके में, मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ना भेजो। जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज मुशर्रफ ने भेजी नवाब अकबर पुख्ती के पीछे, मैंने उसकी मुखालफत की। कभी भी फौज मसलों का हल नहीं होती, इसलिए मैं जंगों के अंदर नहीं मानता। और मैं ये भी समझता हूं कि बर्रे सगीर के लिए जरूरत है अमन हो, तिजारत बढ़े। तिजारत होगी, नौकरियां मिलेंगी, सरमायाकारी होगी, गुर्बत कम होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें अमन करना, सबसे अमन होना चाहिए। और हिंदुस्तान से अमन का मतलब ये कि हम अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च कर सकेंगे। और नरेंद्र मोदी से मैं मिला हिंदुस्तान जाके, मैंने उससे ये बात भी की और उसने मेरे से इस चीज पे इत्तेफाक किया कि हमें हर सूरत अपने मसले बातचीत से हल करने चाहिए और जंग कोई हल नहीं है। खास तौर पे 2 मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि लोग कोशिश करेंगे अमन को डिरेल करने के लिए, इसलिए कि एक छोटा सा मखसूस तबका है जो नहीं चाहता कि अमन हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और उसने मेरे से इत्तेफाक किया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब भी छोटा सा कोई धमाका होता है हिंदुस्तान में, सबसे पहले, अभी तफ्तीश भी नहीं होती, सारी उंगलियां पाकिस्तान पे। अब जो कश्मीर में किया, कश्मीर में जो हुआ है, ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर में करवा रहा है,
इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कश्मीर के लोग तंग आ गए। 26 साल हिंदुस्तान की फौजें कश्मीर में हैं। 26 साल 26 साल से उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। 26 साल से वो बेचारे एक कुर्बानियां देते जा रहे हैं। 70-80 हजार कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो जब ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ जब कश्मीर के लोगों ने खड़े हुए और उन्होंने उनके पर तशद्दुद किया, उनकी शहादतें हुई, बच्चों की आंखों के ऊपर उन्होंने छर्रे मारे, उनको अंधा किया, कम से कम 100 बच्चों को, तो सारी दुनिया में एक आवाज उठी। अब मुझे नरेंद्र मोदी तुम्हारे पे अफसोस क्या है? मैं ये समझता था कि चलो तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, शायद तुम प्राइम मिनिस्टर बन के समझ जाओ कि जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको तब्दील होना पड़ता है। शायद तुम्हारे में कोई स्टेट्समैनशिप निकला है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो जो समझता है कि हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत बन गई है और वो जाके जोर दिखा के सारे अपने जो इर्द गिर्द हमसाए हैं उनको प्रेशराइज कर सकता है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, हर कोई पाकिस्तानी को अब पैसे से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी नवाज शरीफ को है। हर कोई पाकिस्तानी ये नहीं कि हिंदुस्तान जाता है नरेंद्र मोदी को मिलने, बेटे को ले जाता है और बिजनेसमैन के साथ चाय करता है, जिंदाल के साथ। हर पाकिस्तानी को अपनी बिजनेस ज्यादा प्यारी नहीं होती अपने मुल्क से जिस तरह नवाज शरीफ को है। और हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं होता। मुझे इतना अफसोस हुआ, नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की, कश्मीर की बड़ी जबरदस्त बातें की, हमने भी कहा बड़ा अच्छा किया। लेकिन जब मैं उसकी शक्ल देख रहा था नवाज शरीफ की, मुझे लग रहा था कि दिल से नहीं इसकी तकरीर निकल रही, लग रहा था कुछ मजबूरी में कर रहा है। और मुझे पता है मजबूरी ये थी कि उसे पता था कि अगर वो तकरीर ना करे तो इमरान खान सुन रहा है। अब नरेंद्र मोदी क्या कहता है? वो कहता है कि वो भी ये कहता है कि नवाज शरीफ वो तकरीर नहीं करना चाहता था, उससे जबरदस्ती करवाई गई है, और कह रहा है कि रहील शरीफ ने करवाई है। कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों कि आपके प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक के दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर ये कहे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मुझे बताएं। वो कहे जी उसने वो कश्मीरियों के साथ नहीं खड़ा था, वो मजबूरी में खड़ा था। तो मैं आप सबसे जो बात नरेंद्र मोदी को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि देखो, ये जो आपने रास्ता पकड़ा है धमकियां देने का, और ये जो अपने राइट विंग जो आपके इंतहा पसंद आपकी कंस्टिट्यूंसी है उसको खुश करने की ये जो आपने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं कि जी पानी बंद कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम सब एक है, हम सब एक हैं। यहां आज बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, कराची से, फाटा से,
पख्तूनख्वा से, पंजाब के हर हिस्से से, हम सब एक हैं। ये कौम जिस वक्त आप दोस्ती करेंगे, हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। मसले कश्मीर का ये हल होना पड़ेगा। कश्मीरियों को आपको राइट्स देने पड़ेंगे। ये हम कोई बाहर से कश्मीरियों को नहीं कह रहे कि सारी कश्मीरी कौम खड़ी है आजादी के लिए। ये कश्मीरी लोगों की दिल की आवाज है। ये बंदूकों से और गोलियों से आप आवाज बंद नहीं कर सकते। इनके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल की धड़कन कश्मीर के लोगों के साथ धड़क रही है। जो भी हो गया, हम उनकी हिमायत करेंगे। हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। और मैं ये भी कह दूं इमरान खान की तरफ से, अगर किसी भी इंसानों के ऊपर वो जुल्म हो रहा होता जो कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे वो हिंदू होते, चाहे वो मसीह होते, मैं उनके लिए भी आवाज बुलंद करता। क्योंकि रब्बुल आलमीन है, इंसानों का खुदा है। इंसानों पे जब जुल्म होगी, हम सब पे लाजम है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी अपनी मुल्क की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि कहीं नवाज शरीफ को देके आपको गलतफहमी ना हो जाए, कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए। ये सारी कौम खड़ी है इकट्ठी अपनी फौज के साथ। और फिर मैं एक अपनी तरफ से आपको इमरान खान की तरफ से एक बात कह दूं। देखिए, मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पाकिस्तान 5 साल का था जब मैं पैदा हुआ, और मेरे मां बाप ने मुसलसल मुझे बताया कि तुम जानते नहीं हो तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। कभी नहीं वो मुझे बात भूली कि मैं एक आजाद मुल्क में पैदा हुआ हूं। मेरे मां बाप और उनके मां बाप अंग्रेज की गुलामी में पैदा हुए। मुझे कदर दी गई आजादी की। मैं अपनी तरफ से आज आप सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है गुलाम मुल्क के अंदर। मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह में मानता हूं, अल्लाह के सिवा किसी को खुदा नहीं मानता। मुझे तकलीफ हुई जब हमारी हुकूमतों ने अमेरिका की गुलामी की, जब अपनी फौजें वजीरिस्तान भेजी। मुझे तकलीफ हुई, किसी की जंग लड़ी, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैंने अपनी आवाज बुलंद की उसके खिलाफ। मुझे कहते जी तालिबान खान है। मैं अमेरिका की गुलामी के खिलाफ बात कर रहा हूं, तालिबान खान है मेरा मुंह बंद करने के लिए कहा। मैं आज भी कहता हूं कि जनरल मुशर्रफ एक बहुत बड़ा मुजरिम था जो उसने अमेरिका के कहने पे फौज भेजी वजीरिस्तान। नुकसान पहुंचाया हमारे मुल्क को उसने। 70,000 लोगों की कुर्बानियां दिलवाई डॉलर्स के पीछे और अपनी कुर्सी के पीछे। मैं एक आजाद इंसान हूं, किसी सूरत इस मुल्क को गुलामी करते नहीं देखूंगा। अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया, कामयाबी तो अल्लाह देता है। मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तो कभी किसी के सामने नहीं झुका सिवाय अल्लाह के। कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। कभी इंशाअल्लाह मैं ये आप पाकिस्तानियों आपके सामने कह रहा हूं, 3 साल पख्तूनख्वा में हमारी पार्टी ने हुकूमत की। मैं आज आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मसले हल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमने इदारे मजबूत किए पख्तूनख्वा में।
मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि परवेज खटक खौफ खुदा है उनको, इश्तिहारों में पैसा नहीं खर्च करते। 20 करोड़ रुपया खर्च किया अभी तक इश्तिहारों में, जबकि ये शरीफ बरादरान ने पंजाब और सेंटर में 20 अरब रुपया इश्तिहारों में खर्च किया है। जब अखबार खोल के देखो, एक तरफ एक भाई की तस्वीर, दूसरी तरफ दूसरे भाई की तस्वीर। मैं इन दोनों भाइयों से पूछता हूं, इतने अमीर हो आप, इतने पैसा बाहर है, अपना पैसा खर्च करके इश्तिहार दे दो, क्यों इश्तिहार भी गरीब कौम के पैसे से दे रहे हैं? कभी अपना पैसा ना खर्च करना, कब्र में लेके जाना अपना पैसा। वो लिखा हुआ है, वो एक हदीस है कि जिनका पेट नहीं भरता, जो मैंने आपको कहा ना, मियां साहब का पेट का मसला है, दिल का मसला नहीं है। तो जिनका पेट, वो कब्र, एक हदीस है कि जिनकी हवस है इतनी ज्यादा जितनी इनकी है, इनकी हवस सिर्फ कब्र की मिट्टी से इनका पेट भरेगा। देखें, पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस आज बेहतरीन निजाम है। ये 6 दफा इन्होंने बारियां लिया पंजाब में, क्यों नहीं पुलिस ठीक कर सके? हमने 3 साल में पुलिस ठीक कर दी है। सारे पाकिस्तान में आज खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल है, इदारे ठीक किए हैं, डीपोलिटिसाइज किया है, हमने मेरिटोक्रेसी लेके आए हैं, स्कूलों का हाल ठीक किया है। विल्सन सेंटर ने कहा बेहतरीन स्कूलों का निजाम है, हमने बेहतरीन बल्दियाती निजाम लेके आए हैं, नीचे तक इख्तियारात दिए हैं। आज पख्तूनख्वा में कोई चेक कर ले, सारे पाकिस्तान में सबसे कम करप्शन पख्तूनख्वा में है। मैंने कहा था कि मुझे एक केस बता दो बड़ी करप्शन का, एक बता दो, कोई मुझे बताए बड़ी करप्शन हुई है। पहली हुकूमत है जिसकी नैब ने अपने सिटिंग मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाला है, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, मायूस ना हो। ये जो हमें कर्जों की दलदल में घुसा रहे हैं, करप्शन मुल्क को तबाह कर रहा है, ये ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इदारे मजबूत करेंगे, नैब का इदारा मजबूत करेंगे, एक दयानतदार आदमी को लेके आएंगे, उसको आजाद करेंगे, एफबीआर में एक जबरदस्त आदमी लेके आएंगे, उसको आजाद करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको इसी पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी कहता है जी हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। नरेंद्र मोदी, तुम पाकिस्तान को आइसोलेट करो, मैं आपको दावा करता हूं, मैं इसी पाकिस्तान से इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, हमें कभी कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये एक अजीम मुल्क है। सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। हर शोबे के अंदर प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। जिस वक्त हमने करप्शन का निजाम ठीक किया, इस मुल्क में पैसा आएगा, हुनर आएगा, लोग आएंगे, खुशहाली होगी, रोजगार मिलेगा, सरमायाकारी होगी, कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक करप्शन होगी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जिस वक्त हमने करप्शन के ऊपर काबू पाया, हम पैसा इकट्ठा करके अपने इंसानों पे खर्च करेंगे, स्कूलों पे खर्च करेंगे। जो केपी में पख्तूनख्वा के स्कूल इस वक्त सारे पाकिस्तान में बेहतरीन है। पहली दफा 34,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में आए हैं एक साल में, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह मेरे पाकिस्तानियों याद रखें, हम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं इदारे मजबूत करके। जिस तरह हमने पख्तूनख्वा में इदारे मजबूत किए हैं, बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम है। अब मैं फाइनल बात करने लगा हूं आप सबसे। तैयार हो? पहले बताओ आप सब तैयार हो? थक तो नहीं गए? डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा
अच्छा पहले फिर से बता दो, हौसला है सुनने का जो मैं बताने लगा हूं? हौसला है? देखो एक चीज याद रखो, देखो मेरे से सिर्फ एक चीज सीख लो, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप में सब में जो उसका सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफा है एक इंसान के ऊपर, एक ही तोहफा है उसका, वो क्या है? वो है ईमान। अल्लाह इंसान को अगर ईमान दे देता है, उसको आजाद कर देता है, उसके खौफ खत्म कर देता है, उसको मरने का खौफ चला जाता है। यहां आने लगे, अच्छा जब हम कहीं जाने लगते हैं, जी रॉ ने कोई हिंदुस्तान की रॉ ने यहां कुछ धमाका करना था, मुलतवी कर दें। और बेशर्मो, उसको बताओ जो मौत से डरता है, जो मौत से नहीं डरता उसको क्या बता रहे हो कि रॉ आ रही है। हम एक दफा वजीरिस्तान जाने लगे, वजीरिस्तान मार्च करने लगे, तो उन्होंने कहा जी 9 खुदकुश हमले आपके पीछे आ रहे हैं इमरान खान। मैंने कहा सिर्फ 9? कम से कम 100 तो भेजो मेरे पीछे। देखो पाकिस्तानियों, ये अपना ईमान मजबूत करो, याद रखो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत है, तुम मौत का टाइम इधर उधर नहीं कर सकते, ये खौफ खत्म कर दो मौत का। दूसरा, ये जो लोग डरते हैं ना कि जी मुझे जलील कर देंगे, ये जो नवाज शरीफों का प्रोपेगेंडा है, मरियम नवाज का मोटू गैंग जो हर रोज मेरे खिलाफ चीजें लिखता है, कितना जलील कर दिया उन्होंने मुझे। देखे ना, अगर ये पैसा लगा के जलील कर सकते, और एक तो मीडिया चैनल, 2 मीडिया चैनल मैं देख रहा हूं उनके ऊपर बड़ा पैसा चला हुआ है। कौन सी है चैनल वो? बताएं ना जरा मुझे, कौन सी है चैनल? मुझे नहीं पता कौन सी है। तो ये चैनल्स भी समझती हैं कि ये लोग बड़े बेवकूफ हैं, हम प्रोपेगेंडा नवाज शरीफ से पैसे लेके, अपना जमीर बेच के हम प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और अहम को अब्राहम लिंकन की एक बड़ी अच्छी सेइंग थी कि थोड़ी देर सबको पागल बना सकते हो और सारा वक्त सिर्फ थोड़े से लोगों को पागल बना सकते हो, लेकिन सारा वक्त सारे लोगों को कोई पागल नहीं बना सकता। तो कोई आपको जलील नहीं कर सकता। ये जो मरियम नवाज की मोटू गैंग है, मोटे मोटे डशकरे, हर रोज टीवी पे आके बोल रहे होते हैं, अपने आप को जलील कर रहे होते हैं। तो ना आपको कोई जलील कर सकता है, ना आपको कोई जिंदगी दे सकता है सिवाय अल्लाह के। और जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में रिस्क है। कितना आपने कमाना है जिंदगी में, ये ईमान रखो अपना कि अल्लाह देता है। कोशिश इंसान करता है, देता अल्लाह है कि जी मेरी नौकरी चली जाएगी। कितने लोग हैं यहां सरकारी नौकर, ये नैब में बैठे हुए हैं, ये एफबीआर में बैठे हुए हैं, इदारों में बैठे हुए हैं, अपने जमीर बेच बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि नौकरी लगी हुई है। इतनी कीमत है लोगों के जमीरों की। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरे जमीर की कोई कीमत नहीं है। इसका यह मतलब है मैं सच्चा हूं, मैं सच के लिए खड़ा हूंगा, मैं सच के लिए जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं सच से हटा सकता। यह है हमारा ईमान, और यह एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। इस्लाम की तारीख तो सुनो, गौर से सुनो। ये जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए, उसके 30 साल के बाद वो पीरियड को स्टडी करो, पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स हो स्टडी करो उस पीरियड को। क्या चीज हुई थी कि वो लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, जो बद्दू थे, जो रेगिस्तान में अरब, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, एक तरफ रोमन एम्पायर सुपर पावर, दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर सुपर पावर, 2 दुनिया की सुपर पावर,
और बीच में ये बद्दू, कोई हैसियत नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई पैसा नहीं। दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर ने क्या किया था, क्या जादू किया था उन पे? आप दूर दूर से आए हैं, मेरी बात गौर से सुने। ये आपको फायदा इसलिए देगी कि इस ईमान पे मैं चलता हूं, इसलिए तो इन सारों के खिलाफ खड़ा हूं, सारे वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा हुआ हूं। खड़ा है अब इमरान। अभी मुझे कहा इमरान खान आप अकेले रह गए हैं, आपको सारी जमातें तनहा छोड़ गई हैं। जिस तरह के इमरान खान को बड़ी फिक्र है कि वो तनहा रह गया है, जब अल्लाह मेरे साथ है मुझे इनकी क्या परवाह है। मेरा नस्बुलैन है, या कना बदो व या नस्ताइन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मुझे कहते जी आप जमातों के पास गए नहीं, आपसे नाराज हैं। मैंने ठीक नहीं कहा कि मैंने कोई रिश्ता किया हुआ जो नाराज हो गए मेरे से। मैं रिश्ता मांगने गया था। और भाई आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने चोरी की है, इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, और हम सड़कों पे उनको मैं बार बार दावत दे रहा हूं, और वो जी कोई रूठ जाता है, कोई कहता है जी वो नवाज शरीफ के घर नहीं जाना, कोई बहाना मार देता है, और कहते हैं जी इमरान खान तना रह गया। बड़ा तना रह गया हूं मैं, ये देखो ना, बड़े थोड़े से लोग हैं, मैं तो बड़ा तना रह गया हूं। तो सुने, अब सुने, जब हमारे नबी, अब ये जरा तारीख में आपको बता रहा हूं, तारीख, क्योंकि दूर दूर से आप आए हैं, जरा सुने, क्योंकि मैंने अभी आपको बड़ा जरूरी ऐलान करना है, थोड़े से जरा मजे ले लूंगा आपकी, तारीफ भी करूंगा आपकी। तो तारीख में बता रहा हूं, 625, ये तारीख याद रखो। 625 में जंग बदर होती है, 313 मुसलमान सिर्फ लड़ते हैं। 625 में से जंग बदर में 313 मुसलमान होते हैं। 636 में 11 साल के बाद, सिर्फ 11 साल के बाद मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद के नीचे रोमन एम्पायर की 1 लाख फौज को शिकस्त दे देते हैं। 11 साल के बाद सुपर पावर थे रोमन्स, और 638 में उसके 2 साल बाद दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, वो उनके सामने घुटने टेक देती है, उसको शिकस्त दे देते हैं। यानी कि नबी के दुनिया से पर्दा करने के बाद 8 सालों के अंदर 2 सुपर पावर घुटने टेक देती हैं। क्या जादू किया था नबी ने कि वही लोग जिनकी हैसियत ही नहीं थी वो दुनिया की सुपर पावर बन गए। नबी ने उनके खौफ दूर कर दिए थे, उनका मरने का खौफ चला गया था, उनका पैसे की पूजा करने का, जो ये करते हैं दीवारों के पीछे पैसे के पुजारी, पैसे की पूजा का बतौर दिया था उन्होंने। और उनको कोई फिक्र नहीं था कि मैं अल्लाह के नाम पे कर रहा हूं, कोई फिक्र नहीं थी कि मैं हारूं या जीतूं, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आपको आज पैगाम देने आया हूं। मुझे कहते हैं तनहा रह गया, मैं अकेला क्यों निकलूंगा? क्यों निकलूंगा अकेला? क्योंकि मैं अल्लाह का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूं। मैं इस मुल्क के गरीब किसानों के लिए कर रहा हूं जो मर गए, जो बेचारा गरीब किसान अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, उसके पास पैसा नहीं है, अपनी बीज बोने के लिए, खाते खरीदने के लिए। तबाह हो गया हमारा किसान। मजदूरों से जो हुई है इस मुल्क में,
वो कुछ हमें रेलवे वो स्टील मिल के मजदूरों के पास गया। आप यकीन करें बेचारों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। नवाज शरीफ की जद्दा में तो स्टील मिल चल रही है, पाकिस्तान में स्टील मिल बंद पड़ी है। अपनी स्टील मिल चल सकती है, पाकिस्तान में नहीं चलती। तो मैं वो मजदूरों को, मैं उनके लिए कर रहा हूं। मैं अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने 47% कराची में नौजवान कहते हैं कि हम मुल्क से बाहर नौकरी ढूंढना चाहते हैं। मैं वो कराची के नौजवानों को कहता हूं, 47% कहते हैं हम कराची छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। मेरे नौजवानों, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 3 साल पख्तूनख्वा में देखा है, ये अल्लाह ने आपको ये जमीन सोना दी है, इसमें सब कुछ है। अल्लाह ने खूबसूरती दी है, अल्लाह ने वसाइल दिए हैं। सिर्फ हमने ये डाकू को शिकस्त देनी है। इस डाकुओं को, ये डाकुओं के टोले मुझे कहता कि जी इमरान खान बड़ी गलत बातें करते हैं। मैंने आपको साबित करके दिखाया है कि नवाज शरीफ ने चोरी की है, इस पर कोई शक नहीं है। मैंने जान के आपको स्क्रीन पर बताया है कि ताकि आपको खुद पता चल जाए, कोई शक ना रहे कि रंगे हाथ पकड़ा गया। अब मुझे बताएं कि मैं इसको डाकू ना कहूं तो क्या कहूं? क्या कहूं मैं इसे? कहते जी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करता है। चले मैं इसे मिस्टर डाकू कह देता हूं। तो आप अब सुने क्या है? आज हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया। मैं आप सबका, आपको पता नहीं मैं आपका कितना दिल से, मुझे आपकी तरफ आप पे प्यार आ रहा है, आप पे प्यार आ रहा है। आप अजीम लोग हैं, देखिए आप अजीम लोग हैं। इतनी गर्मी में निकले हुए जो ख्वातीन हैं, आपके ऊपर तो खास तौर पे अल्लाह आपके ऊपर और नेमतें बख्शे कि इतनी गर्मी में यहां बैठी हुई हैं। और मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी, फिर भी सुन रही हैं आप। तो मुझे नौजवानों, मैं आपको सलाम करता हूं आज कि जिस तरह आज आप निकले हैं, मेरा दिल से मेरा सलाम जा रहा है और प्यार जा रहा है आपकी तरफ, आपके ऊपर भी। तो अब हमने सबसे बड़ा जलसा किया है। अब इसके बाद नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और जलसा नहीं होगा। जलसा और नहीं होगा, अब कुछ और होगा। असल में अगर तो ये बॉर्डर पे ना होता तो मैंने आपको यहीं रुकवा देना था, हमने यहीं बैठ जाना था जब तक ये अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश ना करता। लेकिन क्योंकि बॉर्डर में हुआ है, हम अपनी फौज को, सारी कौम उसके साथ खड़ी है और हम नहीं चाहते कि हम यहां एहतजाज कर रहे हैं और फौज को मुश्किल हो, क्योंकि हम फौज को पूरा सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं अब ये ऐलान करने लगा हूं, तैयार हो? मुहर्रम के बाद हम मुहर्रम तक दे रहे हैं नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करो। आपका केस ओपन एंड शट है, इसमें कोई शक नहीं, आपके केस में कोई शक नहीं, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सबूत हैं आपकी करप्शन के। अब अगर पाकिस्तान के इदारे आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा
डकैती चोरी धोस धांधली शोरा शोरी माए भूल गई है लोरी माए भूल गई है लोरी सारे ख्वाब हुए कुर्बान अटक खड़ा है अब इमरान ठीक करेगा सब कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान नया बनेगा। पता नहीं ये क्यों कह रहे थे कि देखें जी इमरान खान थक गया है। मैं इनको बार बार कहता हूं मैं सिर्फ थकूंगा तब जब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, उससे पहले थकने नहीं लगा। और अब इस्लामाबाद में आप सब तैयारी कर लें, हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे और हम तैयार होंगे। मैं आगे होऊंगा आपके, फिक्र ना करें, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो अगले जहान में जाने से डरता ही नहीं हूं, तो इसलिए मैं खुद आपको लीड करूंगा। लेकिन जो भी हो गया, मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। हमारे लोग, हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क लिया था, स्ट्रगल की थी। हमारा लीडर कायदे आजम था। मैं सिर्फ एक लीडर को मानता हूं कायदे आजम, ईमानदार आदमी, सच्चा इंसान। और कहां कायदे आजम और कहां ये डरपोक आदमी दीवारों के पीछे छुपा हुआ, मूडी के सामने झुका हुआ। हम बिल्कुल इसको मानते नहीं है। हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद का, मैं तो आपको डेट दूंगा मुहर्रम के बाद, उसके बाद हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। जो भी होगा हम करेंगे उसके बाद। और मैं मोदी को आखिर, नरेंद्र मोदी सुन लो, देखो पाकिस्तान अमन चाहता है, इमरान खान अमन चाहता है, हम दोस्ती चाहते हैं। ये खुदा के वास्ते ये बड़के ना लगाओ, ये डराने की कोशिश ना करो। सोचो भी ना कि तुम पानी बंद कर दोगे और यहां चुप करके लोग बैठे रहेंगे। ये कौम की अक्सरियत, हमें आखिरत में हमारा ईमान है, हम मरने से नहीं डरते, हम बड़े खतरनाक हैं। अगर तुमने हमें मजबूर किया तो यहां तो हर कौम का हर बच्चा तैयार हो जाएगा मुकाबला करने के लिए। नुकसान आपको होगा, नुकसान आपको होगा, क्योंकि आप जो इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी शाइनिंग शूनिंग खत्म हो जाएगी। ये ना सोचो इस तरफ। दोस्ती, अकल करो, कश्मीरियों को उनका हक दो। कश्मीरी अपना हक चाहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको हक दिया है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको हक दिया था फैसला करने के लिए कि अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल का फैसला करें। जवाहरलाल नेहरू ने 2 दफा 3 दफा स्पीच देके उनको वादा किया था कि उनको राइट दिया जाएगा, जो आप उनको राइट नहीं दे रहे। बंदूकों से ये मसला नहीं हल होने लगा। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। ये कोई कोशिश ना करना, नवाज शरीफ डर जाएगा, पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। मजलूम जालिम से टकराएंगे, जालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, जमाने से मनवाएंगे। साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, आज है मर्दोजन सर पे बांधे कफन, आज है मर्दोजन सर पे बांधे जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों।
रस्ते में आएगा कट जाएगा, ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम टीम्स का, इंतजामिया का, तमाम टीम्स का बहुत बहुत, तमाम पीटीआई के अहदेदारान, कारकुन, सब लीडरान, सबका और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी कौम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ आए करप्शन के जिहाद में, इमरान खान की क़यादत में। जाने से पहले हम जिंदा कौम है, हम पायदा कौम है। ये आज पाकिस्तान पीटीआई इमरान खान जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अब और जलसा नहीं होगा। मुहर्रम तक टाइम दे रहे हैं वजीर आजम को, मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा। कप्तान ने नवाज शरीफ को डेडलाइन दे दी, सब तैयारी कर लें, हम इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अब और जलसा नहीं होगा, मुहर्रम तक टाइम दे रहे हैं वजीर आजम को और मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रायबंद अड्डा प्लॉट में जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ख्वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जलसे में शिरकत की। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।
पीटीआई ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। अड्डा प्लॉट रायवंड पर कारकुनान की कसीर तादाद ने कॉल पर रायवंड का रुख किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अब रवाना हो गए हैं जलसागाह से। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अब और जलसा नहीं होगा, मुहर्रम तक टाइम दे रहे हैं, मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसागाह से रवाना हो गए हैं। पीटीआई ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। अड्डा प्लॉट रायवंड पर कारकुनान की कसीर तादाद ने कायद की कॉल पर रायवंड का रुख किया। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूनुस, उनसे जानेंगे। जी इमरान खान ने काफी बड़े बड़े ऐलानात आज किए हैं, बताइएगा। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आज उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, जितनी बड़ी तादाद आज इस जलसे में मौजूद थी, यकीनन कोई भी लीडर होता वो यकीनन ऐसे बड़े बड़े ऐलानात जो है वो जरूर करता है, जैसे कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किए हैं। और बेशक इमरान खान ने वही ऐलानात किए हैं जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन, वर्कर और वो शहरी या पाकिस्तानी जो एहतसाब चाहते हैं वो सुनना चाहते थे। और मैं पहले इमरान खान के ऐलानात से पहले जो है वो एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि आज सारा दिन यहाँ पर रिपोर्टिंग की है, बेशतर जो हमने वर्करों से मुलाकात की, उनके व्यूज जाने, तो उन सब के व्यूज यही थे कि अब जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वो लोग जो है वो एक बड़ा ऐलान जो है वो सुनना चाहते हैं। और इमरान खान ने आज वो ऐलान सुना दिया है। इमरान खान ने साफ आज कह दिया है कि अब तहरीक इंसाफ जो है, जिसे धरनों की सियासत या जलसे जुलूसों की सियासत करने वाली जमात कहा जाता है, वो अब कोई जो है वो इस तरह का बड़ा जलसा जो है वो नहीं करेगी। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश ना किया, वो एहतसाब जो गरीब के लिए होता है और जो अमीर के लिए बराबर का एहतसाब के लिए पेश ना किया, तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब हुकूमत को चलने नहीं देगी। तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद होगा और इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा और हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। इसका साफ वाज़ेह जो बात नजर आती है वो यही है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो भी मारो या मर जाओ की सियासत जो है वो करने जा रही है। यही वजह है कि इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत को अब चलने नहीं देंगे, जो भी करना पड़ा शहर बंद करने समेत तो वो करेंगे। तो इससे साफ वाज़ेह है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरह जो है वो रुकने वाली नहीं है। मुहर्रम तक का टाइम दिया गया है कि अगर मुहर्रम तक हुकूमत ने कुछ ना किया, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के लिए पेश ना किया, तो फिर हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। ठीक है इमरान यूनुस, मारो या मर जाओ की सियासत की जा रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, अब और जलसा नहीं होगा। खिताब में कहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, और मुहर्रम तक टाइम दे रहे हैं वज़ीर आज़म को, मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। कप्तान ने वज़ीर आज़म को डेडलाइन दे दी है, सब तैयारी कर लें, वो अब इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद को बंद करेंगे, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। अपने खिताब में सरहद पार भी लफ्जी गोलाबारी की है। पीटीआई चेयरमैन ने कहना था कि मोदी पानी बंद करने का सोचना भी मत, हम मरने से नहीं डरते, अगर हमें मजबूर किया गया तो नुकसान तुम्हारा होगा, धमकियां देना बंद करो, कश्मीरियों की आवाज़ बंद नहीं की जा सकती, हम कश्मीरियों की हिमायत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे के शुरका से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अब और जलसा नहीं होगा, मुहर्रम तक टाइम दे रहे हैं, मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। कप्तान ने वाज़े अल्फाज में नवाज शरीफ को डेडलाइन दे दी है। उनका कहना था कि सब तैयारी कर लें, अगला रुख हमारा इस्लामाबाद को होगा और इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा, हुकूमत चलने नहीं दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अली अकबर, उनसे जानेंगे। जी अली अकबर, कप्तान ने काफी बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, सरहद पार भी लफ्जी गोलाबारी की है, क्या कहना है आपके इस हवाले से? जी, कप्तान ने आज अपने खिलाड़ियों से पुरजोश खिताब किया और अगर आज इस खिताब को हम बात करें तो पहले की निस्बत उनका आज का खिताब जो है वो काफी मुख्तलिफ था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जितने ही रहनुमाओं ने आज जाती उम्रा के बाहर अड्डा प्लॉट के ऊपर जो खिताब किया है, उसमें उन्होंने कप्तान को यही इशारा दिया था कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और अब फैसला कुल बात की जाए, क्योंकि बार बार जो है वो एहतजाज या धरनों के काल दे के अवाम को तंग ना किया जाए, अब आर या पार किया जाए। जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद को सील करने का
और फैसला कुन एहतजाज की जो है वो कॉल दे दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आज इमरान खान ने अपने जलसे के दौरान जो है वो वीडियो क्लिप्स प्ले की हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कायदीन और जिन लोगों के ऊपर पनामा लीग के हवाले से जो है इल्जाम लगे हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा वीडियो क्लिप्स पेश की हैं और कौम को और खासतौर पर अपने जो उनके खिलाड़ी हैं उनको इत्मीनान में लेने की कोशिश की है कि किस तरीका से जो है वो पनामा लीग में जो है वो हुकूमत फंसी है और हुक्मरानों के, मुस्लिम लीग नून के कायदीन, शरीफ खानदान के अपने जो साहबजादे और साहबजादियाँ हैं उनका और शरीफ खानदान के जो करीबी लोग हैं, उसके साथ साथ जो उनके बुजुर्ग, उन्होंने किस तरीके से जो है कौम के साथ जो है वो गलत बयानी की है। इमरान खान ने आज अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि वो कौम को एतमाद में लें और ये साबित कर सकें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पनामा लिस्ट में जो है वो गिल्टी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बॉर्डर पार की टेंशन की, तो आज इमरान खान के खिताब में जो है वो बॉर्डर पार की बातें भी थी और उन्होंने भारतीय सरकार को जो है टोक अल्फाज में ये कहा कि भारतीय सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे, पाकिस्तानी कौम के साथ जो है वो किसी किस्म की जो है गलत बयानी या गलतफहमी के अंदर ना रहे। अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हुक्मरान जो है हमेशा उनको डराते हैं कि कोई खुदकुश हमलावर या किसी किस्म का जी है उनके साथ जो मिसहैप हो सकता है। तो उनका ये कहना था कि अब वो जो भी अपना एहतजाज करेंगे उसको खुद लीक करेंगे और अगर किसी ने किसी की जान जाएगी तो सबसे पहले उनकी अपनी जान जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका। पनामा लीक्स के हवाले से वीडियो क्लिप्स भी जलसे में पेश किए गए, सरहद पार भी लफ्जी गोलाबारी की गई, मोदी को साफ पैगाम दिए गए, मोदी पानी बंद करने का सोचना भी मत, हम मरने से नहीं डरते, अगर हमें मजबूर किया गया तो नुकसान तुम्हारा होगा, धमकियां देना बंद करो, कश्मीरियों की आवाज़ बंद नहीं की जा सकती, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, ऐसा कहना था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का।